नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह, सहायक अध्यापक गणित, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज, पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर। आप सभी का अपने वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कक्षा 9 और 10 की NCERT पुस्तक के प्रश्नों को, गणित के प्रश्नों को मैं हल करवा रहा हूं। उसी क्रम में जो अध्याय 3 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति, जिसके बारे में मैं पहले ही पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूं। उसी को कंटिन्यू करते हुए प्रश्नावली 3.1 को मैं हल करवा चुका हूं। उसको कंटिन्यू करते हुए प्रश्नावली 3.2 जो NCERT का है, उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाना चाहूंगा। इसके लिए मैंने बहुत सारी बातें पहले ही लिख रखी हैं ताकि समय की बचत की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अंग्रेजी में कहें तो कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन CARTESIAN कार्टेशियन प्लेन, ये हो जाएगा। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन से संबंधित चीजें कैसे हम समझेंगे, इसको मैंने बता दिया। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लिख रखा है, एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। जैसे ये मैंने बना रखा है, जिसमें एक क्षैतिज होती है, क्षैतिज यानी लेटी हुई, व दूसरी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी। इसी तल को कार्तीय तल कहते हैं। ये पूरा तल क्या कहलाएगा? कार्तीय तल या निर्देशांक तल भी इसी को कहा जाता है। और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। ये रेखाएं क्या है? निर्देशांक अक्ष हैं। अब देखिए क्षैतिज रेखा को x अक्ष, ये जो क्षैतिज रेखा है इसको क्या बोल देते हैं? x अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा जो है सीधी वाली, इसको y अक्ष कहा जाता है। अब देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटेंगी तो ये अक्ष आपका 4 भागों में विभाजित हो जाएगा। देखिए निर्देशांक अक्ष तल को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। चतुर्थांश को अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं। QUADRANT, क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या होता है? चतुर्थांश। और इसीलिए हमने शॉर्टकट में Q लिख रखा है, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। तथा अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु, ये देखिए प्रतिच्छेद का मतलब होता है कटान बिंदु। तो जहां पे ये काट रहा है उसको मूल बिंदु यानी ऑरिजिन कहा जाता है। और मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी शब्द की जो इंग्लिश होती है शॉर्टकट के लिए उसका पहला अक्षर ले लेते हैं। तो इसलिए मूल बिंदु को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे? O से मूल बिंदु कहा जाता है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका यक्ष निर्देशांक या भुज कहा जाता है। जैसे देखिए ये y अक्ष है, ये बिंदु मैंने लिख रखा है। बिंदुओं को कैसे लोकेट किया जाए, कैसे प्रदर्शित किया जाए, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब देखिए इस बिंदु P से इस पर जो लंब डालेंगे, जो ये दूरी निकल के आएगा वो 2 इकाई मान लेते हैं। 2 इकाई मतलब सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो 2 इकाई, तो इस जो दूरी को होती है, जो पहली दूरी आती है, उसको यक्ष निर्देशांक या भुज कहते हैं। यानी इस बिंदु P में 2 क्या है? बिंदु P का भुज है। यक्ष अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। अब ये देखिए ये यक्ष अक्ष है, ये वाली लंबिक दूरी मैंने मान लिया है कि 5 है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 2,5 और 2 हो गया भुज P का और 5 हो गया कोटि P का। यदि एक बिंदु का भुज यक्ष और कोटि y हो तो ब्रैकेट x, y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। देखिए मैंने नोट कर रखा है, भुज 2 है, कोटि 5 है, तो ब्रैकेट 2,5 क्या हो गया? इसका निर्देशांक हो गया। निर्देशांक कहा जाता है। x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x, 0, ध्यान रखिएगा। इस अक्ष पर
क्या होता है, सदैव जो दूसरा निर्देशांक यानी जो कोटि होती है उसका मान शून्य होता है। मतलब x तो कुछ भी हो सकता है, ये देखिए ये दूरी कुछ भी जाएगी, सॉरी ये दूरी कुछ भी जाएगी, लेकिन जो y का मान होगा वो कितना होगा, शून्य। और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0, y, यानी कि इस y अक्ष पे जो सीधी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस पे क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर x बराबर 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए x अक्ष है, इस x अक्ष का मतलब ना आप ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो जो y वाली दूरी होगी, ऊपर नीचे जाने पर कौन सी दूरी मिलेगी, y, तो y वाली दूरी क्या होगी, शून्य। इसी तरह इस वाले लाइन पे अगर हम बात करें तो ना आप दाएं जा रहे हैं ना आप बाएं जा रहे हैं, दाएं बाएं जाने पर क्या मिलता है, x वाली दूरी। तो जब ना आप दाएं जा रहे हैं ना बाएं जा रहे हैं, तो इसका मतलब y वाला, इस पर क्या होगा, x का मान शून्य होगा और इस पर y का मान शून्य, यानी x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। ये इतनी बात आप समझ गए होंगे। देखिए इस प्रकार से मैंने बता दिया आपको। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो कि बताना बहुत आवश्यक है। मैंने बता तो दिया कि ये 4 बराबर भागों में बट जाते हैं। अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हर एक चतुर्थांश में बिंदुओं को प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह होता है। अब वो चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह निर्धारित हो जाता है अक्ष की दिशा से। मतलब यूं कहें कि अक्षों पे ही पता चल जाता है कि मूल बिंदु के दाहिने तरफ x का मान प्लस होगा, मूल बिंदु के बाएं तरफ x का मान, मूल बिंदु यूं मान ले या यूं सीधा वैसे करते हैं कि ये जो y अक्ष है इसके दाहिने तरफ x का मान क्या रहेगा, प्लस में, और इसी y अक्ष के बाएं तरफ x का मान किसमें रहेगा, माइनस में। अब देखिए इस प्रकार हमने लिख भी रखा है, यहां से इधर की दूरी प्लस x है, यहां से मूल बिंदु से ऊपर की दूरी प्लस y है, जबकि नीचे की दूरी माइनस y है। मूल बिंदु से बाएं तरफ की x वाली दूरी माइनस में है। तो अब आप इसी से गेस लगा सकते हैं कि ये तो हो गया पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी दूसरा चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथा चतुर्थांश। अब ध्यान से देखना है कि इस पहले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु आए उसका भुज और कोटि यानी पहला निर्देशांक और दूसरा निर्देशांक दोनों क्या होगा, प्लस में। क्यों? क्योंकि x भी प्लस है और y भी प्लस है। इसी प्रकार इस वाले में देखिए तो चूंकि x माइनस है इसलिए भुज क्या होगा, माइनस, और कोटि क्या होगी, प्लस, क्योंकि y प्लस में है। दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में कोई भी बिंदु अगर आए तो इसका क्या होगा, भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस, क्योंकि x भी माइनस है और y भी माइनस है। इसी तरह से चौथे चतुर्थांश में क्या आएगा, भुज प्लस में और कोटि माइनस में। ध्यान ये रखना है कि जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो x वाली दूरी को पहले लिखते हैं, y वाली दूरी को बाद में। तो इस प्रकार ये क्लियर हुआ। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, कहा जाए निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में हैं, किस चतुर्थांश में हैं, ऐसे एक क्वेश्चन बना दिया हमने खुद से। और देखिए कुछ बिंदु दे दिया, पहला बिंदु हमने दे दिया -3 + 2, दूसरा दे दिया हमने +3 + 2, तीसरा हमने दे दिया 3 -4, 3 -4, और चौथा हमने क्या दे दिया, एक और ले लेते हैं -3 -7, ऐसे कुछ ले दिया, चारों बिंदु। और पूछा गया ये कौन से चतुर्थांश में है भैया बताओ। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करना है, इसी चीज को ध्यान में रखना है कि अगर दोनों प्लस हैं तो पहला चतुर्थांश, पहला माइनस दूसरा प्लस है तो दूसरा चतुर्थांश। अब देखिए इसमें क्या है, भुज क्या है इसमें, माइनस में, और कोटि कितना है, प्लस में, जो कि +2 है।
तो ध्यान दीजिए ये कौन से चतुर्थांश में आने वाला है? द्वितीय चतुर्थांश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश इस वाले का। इसकी बात करें तो दोनों प्लस में है। दोनों प्लस में किस में है? पहले चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश। इस वाले को देखिए, पहला प्लस में दूसरा माइनस में। पहला प्लस दूसरा माइनस किस में है? चौथे चतुर्थांश में। तो इसका क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। और इसी प्रकार से ये वाला देखिए तो दोनों माइनस में। दोनों माइनस किसमें मिलता है? तृतीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब अगर आप चाहें तो होमवर्क के रूप में मैं लिखना चाहूंगा, जिसको आप कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर दे सकते हैं। पांचवा मैंने पूछा -3/2, 5। ये कौन से चतुर्थांश में है? तो खाली आपको चिन्ह देखना है, गिनती से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसमें देख करके आप आंसर दे सकते हैं। इसी तरह छठवें की मैं बात करूं तो छठवें में क्या लिख दे रहा हूं? -7, -5। ये कौन से चतुर्थांश में होगा? आप फटाक से आंसर दे सकते हैं। सातवें की मैं बात कर रहा हूं 3.5, -7। ये किसमें होगा? ये भी आप दे सकते हैं आंसर। और आठवें प्रश्न की अगर मैं बात करूं +7, 3/2। ये कौन से चतुर्थांश में होगा? इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। एक प्रश्न और बन सकता है जो कि बेहद आसान है। निम्नलिखित कि भुज और कोटि क्या कीजिए? निम्नलिखित बिंदुओं के भुज और कोटि लिखिए। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो वही बताइए कैसे बनाएंगे आप? प्रश्न तो वही करने देते हैं, हम रखने देते हैं, बस खाली इसको मिटा देते हैं। चतुर्थांश की बजाय इसमें भुज और कोटि पूछा गया है। तो देखिए ये कितना आसान है। भुज कोट पूछेगा तो आपको क्या करना है? बस ध्यान रखना, पहला वाला भुज है, दूसरा वाला कोट। तो यहाँ भुज बराबर कितना है? -3। और कोटि बराबर कितना है? +2। इसी तरह इसमें देखिए भुज बराबर कितना है? +3। कोटि बराबर कितना है? +2। इसमें देखिए तो भुज बराबर कितना है? 3। और कोटि बराबर कितना है? -4। इसमें देखिए भुज बराबर कितना है? -3। और कोटि बराबर कितना है? -7। ये हो गया। अब देखिए एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि यदि मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं यहां पे। यदि भुज बराबर 5 तथा कोटि बराबर -7, तब बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? अभीष्ट निर्देशांक बराबर ये देखिए इसका आंसर क्या आएगा? मैं हल लिख देता हूं। और हल क्या हो जाएगा भाई? क्या लिखा जाता है? भुज कामा कोटि। क्या लिखते हैं? भुज कामा कोटि। और इसको लिख देते हैं छोटे ब्रैकेट में। तो भुज कितना है? 5, -7। ये आंसर हो गया। कितना छोटा छोटा आंसर इसमें कितना होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी बातें हो गई। इसी तरह एक और पूछ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? तो आंसर क्या होगा? 0, 0।
क्योंकि मूल बिंदु मतलब क्या, जहां से हमने शुरुआत की है। भाई जब शुरू ही किए हैं, ना इधर गए ना उधर गए, तो शून्य ही है दोनों मान। मतलब भुज, भुज मतलब दाएं बाएं जाना, तो ना दाएं गए ना बाएं गए, तो आंसर क्या होगा, भुज का मान शून्य। और कोटि का मतलब ऊपर नीचे वाली वैल्यू, तो ना ऊपर गए ना नीचे गए, यहीं से शुरू कर रहे हैं, इसलिए कोटि भी शून्य। तो बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु का क्या हो जाएगा, शून्य का मान शून्य। तो इस प्रकार से इतने प्रश्नों को हमने बताया। अब अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि जो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.2 है, इसमें बहुत कम प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है, ऐसे ही आसान आसान प्रश्न है, उनके सारे उत्तर में एक वीडियो बनाकर छोटा सा, उसमें सारा आंसर दे दूं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, यार दोस्तों के पास, और सब्सक्रिप्शन को बढ़वाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और लाभ ले सकें। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।